नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी घटना की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए बरगी डैम नाव हादसे की। देखिए, ये सिर्फ एक आम दुर्घटना नहीं थी, बल्कि कई स्तरों पर हुई लापरवाहियों का एक ऐसा भयानक नतीजा था जिसने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज हम सिर्फ खबरों की हेडलाइंस तक सीमित नहीं रहेंगे। हम चश्मदीदों के बयानों, आधिकारिक रिपोर्ट्स और जमीनी हकीकत को एक साथ रखकर पूरी निष्पक्षता से समझेंगे कि आखिर उस शाम असल में हुआ क्या था। तो चलिए सीधे इस घटना की गहराई में चलते हैं। दिल्ली की रहने वाली संगीता कोरी जी, जो इस हादसे में खुशकिस्मती से बच गईं, उनके ये शब्द सुनिए। उन्होंने कहा कि अचानक घबराहट फैल गई और नाव में पानी भरने के बाद ही लाइफ जैकेट बांटे गए। जरा सोचिए उस खौफनाक मंजर के बारे में। नाव डूब रही है, पानी अंदर आ रहा है और तब जाकर लाइफ जैकेट्स दिए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इससे वहां भयानक अफरा तफरी मच गई। ये एक लाइन हमें सीधे उस नाव के अंदर ले जाती है जहां एक पल में हंसते खेलते लोगों की शाम जिंदगी और मौत की जंग में बदल गई। और इस जंग का जो सबसे दुखद परिणाम निकला, वो आपकी स्क्रीन पर इस एक संख्या में सिमटा हुआ है, 9। उस क्रूज बोट पर कुल 31 लोग सवार थे और उनमें से 9 लोगों की जान चली गई। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो इंसान हैं जो अपने घरों को वापस नहीं लौट पाए। शुरुआत में ही इस आंकड़े को देखकर हम समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना गंभीर और दर्दनाक था। आइए अब घटनाओं के क्रम को समझते हैं कि आखिर चीजें इतनी जल्दी कैसे बिगड़ीं। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे जब लोग एक सुहावने सफर की उम्मीद में इस क्रूज बोट पर सवार हुए। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और एक तेज तूफान आ गया। फिर चंद मिनटों के भीतर ही हवा के तेज झोंकों और लहरों के कारण नाव में पानी भरने लगा और बोट पलट गई। इसके तुरंत बाद के घंटों में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने एक बड़े स्तर का बचाव अभियान शुरू कर दिया। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे पलक झपकते ही एक सामान्य शाम एक भयानक आपदा में तब्दील हो गई। अब बात करते हैं इस घटना के सबसे संवेदनशील हिस्से की, यानी मानवीय क्षति की। कैसे इस हादसे ने परिवारों को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। इस आंकड़े के पीछे की असली तकलीफ को महसूस करना हो तो तमिलनाडु के इस परिवार की कहानी देखिए। कामराज और उनकी पत्नी करकुझली, दोनों की उम्र सिर्फ 38 साल थी। वो दोनों इस हादसे में नहीं रहे। ये पूरा परिवार बड़े चाव से जबलपुर में अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने आया था। सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि उनका 11 साल का बड़ा बेटा बुविधरन किसी तरह बच गया क्योंकि उसने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन उनका 5 साल का छोटा बेटा तमिलवेंधन लापता हो गया। तिरुपुर से जो रिश्तेदार उनसे मिलने आए थे, वो भी इस भयानक त्रासदी की चपेट में आ गए। और अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि बचाव कर्मियों को किस स्थिति में काम करना पड़ा। ये तस्वीर एकदम साफ बयां करती है कि पैरामिलिट्री गोताखोरों, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। गहरे पानी के अंदर घुप अंधेरा, बिल्कुल ना के बराबर विजिबिलिटी और डूबी हुई नाव का टूटा फूटा लोहे का ढांचा। ऐसी खतरनाक जगह पर जहां खुद की जान भी जा सकती है, वहां अंदर फंसे लोगों को खोजना ये अपने आप में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला ऑपरेशन था। और इसी खौफनाक बचाव अभियान के बीच कुछ ऐसा सामने आया जो किसी की भी आंखों में आंसू ला दे। पैरामिलिट्री टीम के एक गोताखोर ने बताया कि पानी के अंदर उन्हें एक मां का शव मिला, जिसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि उन दोनों को अलग करना भी गोताखोरों के लिए मुश्किल हो रहा था। ये वाकया हमें सीधे उस मां के आखिरी पलों में ले जाता है, जहां उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने बच्चे को बचाने की आखिरी कोशिश की होगी। सच में ये इस पूरी घटना का वो पहलू है जिसे शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो अब उठता है वो ये है कि ऐसा हुआ क्यों। आइए इस हादसे के पीछे की उन जानलेवा चूकों पर बात करते हैं जिन्हें अगर टाला जाता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ ये है कि जो सुरक्षा के बेसिक नियम होते हैं वही फॉलो नहीं किए जा रहे थे। शुरुआत में किसी भी यात्री को लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई थी। हादसे से ठीक पहले के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें लोग बिना किसी सेफ्टी गियर के बस हवा का मजा लेते दिख रहे हैं। और तो और जब किनारे पर खड़े कुछ लोगों ने मौसम खराब देखकर चेतावनियां भी दी तो नाव के ऑपरेटरों ने उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर दिया। जो लोग बचे हैं उनका सीधा आरोप है कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग भरे हुए थे और कई बच्चों को बिना टिकट ही चढ़ा लिया गया था।
अगर हम कागजों पर देखें तो जल परिवहन को लेकर हमारे पास बाकायदा सख्त आधिकारिक राजपत्र और नियम मौजूद हैं। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एकदम स्पष्ट हैं, लेकिन उस नाव पर जो कुछ भी हो रहा था वो इन सभी सरकारी नियमों के बिल्कुल उलट था। यानी नियम तो अपनी जगह हैं, लेकिन असलियत में उनका पालन कोई नहीं कर रहा था। और यही वो सबसे बड़ी खाई है कागजों के नियमों और जमीनी लापरवाही के बीच की, जिसने इस भयानक त्रासदी को जन्म दिया। जब ऐसे बड़े हादसे होते हैं तो एक और समस्या बहुत तेजी से जन्म लेती है, अफवाहें। चलिए अब थोड़ा इस पर रोशनी डालते हैं कि तथ्य क्या थे और अफवाहें क्या उड़ाई जा रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीचों बीच प्रशासन के सामने एक अजीब सी चुनौती आ खड़ी हुई। सोशल मीडिया पर एक माँ और बच्चे की बहुत ही इमोशनल सी तस्वीर अचानक वायरल होने लगी। लोग इसे इस बरगी डैम हादसे से जोड़ने लगे, लेकिन जबलपुर प्रशासन को तुरंत सामने आकर ये साफ करना पड़ा कि इस तस्वीर का इस हादसे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये तस्वीर या तो किसी एआई टूल से बनाई गई थी या फिर किसी पुरानी घटना की थी जिसे गलत तरीके से शेयर किया जा रहा था। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे ऐसे नाजुक मौकों पर भावनाओं से खेलकर गलत जानकारियां फैलाई जाती हैं। इसीलिए ये घटना हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी या संकट का समय हो तो हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक और वेरीफाइड जानकारी पर होना चाहिए। सोचिए, ऐसी फेक और भावनात्मक तस्वीरें न सिर्फ बचाव कार्य में लगे लोगों का ध्यान भटकाती हैं, बल्कि उन परिवारों के दर्द को भी बेवजह बढ़ा देती हैं जो पहले से ही टूट चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे मामले के बाद एक्शन क्या लिया गया, राहत कार्य कैसे चला और जिम्मेदारी किस पर तय की गई। जहां एक तरफ इतनी निराशा थी, वहीं कुछ ऐसी कहानियां भी सामने आईं जिन्होंने एक उम्मीद की किरण जगाई। जैसे सर्वाइवर रियाज की कहानी। जरा कल्पना कीजिए, रियाज करीब 4 से 5 घंटे तक गहरे पानी में फंसे रहे। एक वक्त के बाद शायद उन्हें भी लगा होगा कि अब बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन हमारी बचाव टीमों के उस जज्बे को सलाम है जिन्होंने हार नहीं मानी और अंततः रियाज को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये रेस्क्यू वर्कर्स की मेहनत का एक जीता जागता उदाहरण है। अब सवाल ये था कि आखिर इस लापरवाही की कीमत कौन चुकाएगा? तो इस टेबल पर ध्यान दीजिए। प्रशासन ने इस बार बहुत तेजी से काम किया। क्रूज पायलट महेश पटेल, हेल्पर छोटेलाल और टिकट काउंटर इंचार्ज ब्रिजेंद्र, इन तीनों को तुरंत प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया गया है। बोट क्लब के मैनेजर सुनील मरावी को सस्पेंड कर दिया गया है और जो रीजनल मैनेजर हैं संजय मल्होत्रा, उन्हें मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। मतलब साफ है, इस लेवल की लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। इस पूरे मामले के जड़ तक जाने के लिए एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उन्हें राज्य सरकार 4 लाख रुपए और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की मदद दे रही है। और हाँ, अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को बचाने वाले हर रेस्क्यू वर्कर को 51,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा और दूरदर्शी कदम है वो ये है कि भविष्य में क्रूज संचालन के लिए एक नई एसओपी यानी नई गाइडलाइंस तैयार की जाएंगी। और ये जो नई एसओपी बनाने की बात है ना, ये बहुत क्रूशल है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि सिर्फ नए कागज या नोटिस निकाल देने से कुछ नहीं होता। सुरक्षा के नियम तब तक बेअसर हैं जब तक उनकी ग्राउंड लेवल पर कड़ाई से मॉनिटरिंग ना हो। प्रशासन का अगला लक्ष्य यही होना चाहिए कि नियमों की ये अनदेखी दोबारा कभी ना हो सके। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं जो हर बार हमें सोचना चाहिए। जब भी कोई ऐसा हादसा होता है जो प्रकृति की वजह से कम और इंसानी लापरवाही की वजह से ज्यादा हो, जिसे आसानी से रोका जा सकता था, तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये जो आज की कार्रवाई है वो कल के लिए एक स्थायी बदलाव बन जाए। क्या हम एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जहां सुरक्षा कोई मजबूरी का नियम नहीं बल्कि हमारी आदत बन जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है। इसी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं समाप्त करते हैं।